एवरीवन, धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। पीडी 365 के कवरेज का ये हमारा पहला क्लास है जिसमें हम पॉलिटी की जो मैगजीन है उसको कवर कर रहे हैं। एंड आज के क्लास में जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्शंस एंड सेकेंड पार्ट है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, दिस एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स। ओके, तो फैक्ट्स पे ना, फैक्ट्स के पीछे भागिए मत। चाहे आप बिगिनर हैं, सीनियर्स तो शायद ये नहीं करते होंगे, बट अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड कीजिए और अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप उसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो फिर आपको वो एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ भागिए और यकीन मानिए अभी से भी अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ा है। एग्जाम का सिनेरियो जो अभी आपका शायद जो स्टेट हो उससे बेहतर हो सकता है। देयर इज नेवर लेट, एम्पल टाइम है अभी, तो प्लीज फोकस ऑन बिल्डिंग ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, सो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सब्सिक्वेंट क्लासेस आपको अपडेट होते रहेंगे विद द टाइम। सी, द फर्स्ट टॉपिक जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में है। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जिसको साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई है और पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी को रिफ़र की गई है रिव्यू करने के लिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जिसको साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। देखिए, ये अभी बिल है, एक्ट जब बनेगा तो इसका नंबर बदल जाएगा, बट अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। तो आपको याद रखना है कि 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। हर टॉपिक के डिस्कशन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं। ओके, सो चलिए क्या क्या प्रोविजंस हैं 129th अमेंडमेंट बिल के, ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक नया आर्टिकल इंसर्ट हो रहा है, आर्टिकल 82A, और यहाँ पे फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को डिफाइन किया गया है। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा के जनरल इलेक्शन और सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साइमल्टेनियसली कराएगी। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शन। और साथ ही साथ 82A में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म्स हैं उसको भी डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका टर्म जो होगा वो फुल टर्म ऑफ लोकसभा के साथ इन कर जाएगा। ओके, और ये फुल टर्म ऑफ लोकसभा क्या है? 5 years। लेट मी टेक अ डिफरेंट पेन, आई थिंक इसकी थिकनेस बहुत मोटी हो रही है। इज इट फाइन? आई थिंक इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं। या क्लियर है ये? ओके, सो पहला चेंज जो है इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82 है। आर्टिकल 82A में दो बातें बताई गई हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है, एंड साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं इनके टर्म को डिफाइन किया गया है। और इनका टर्म क्या होगा? जो फुल टर्म है लोकसभा का वही होगा लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टर्म। ठीक है, इसके अलावा ये तो पहला चेंज है। इसके अलावा क्या चेंज है? दूसरी चेंज क्या है कि आर्टिकल 83 को अमेंड किया गया है। आर्टिकल 83 को अमेंड किया गया है और कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया है, जैसे कि अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म, ये क्या होते हैं इसको डिफाइन किया गया है। ओके, तो देखिए, हमने अभी क्या देखा कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो होगा वो कोटर्मिनस होगा एंड ये 5 years का होगा। मान लीजिए कि आज दिस इज द टाइम वेयर फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा टेक प्लेस हो रही है, यहाँ से लेकर अप टू 5 years ये लोकसभा की नॉर्मल टेन्योर होने वाली है। यहाँ पे आके लोकसभा नॉर्मल सिचुएशन में डिसॉल्व होने वाली है। बट कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि लोकसभा जो है इसके बीच में ही कहीं यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है। ओके, सो द डेट ऑन विच द लोकसभा डिसॉल्व्स एंड ये जो रिमेनिंग टाइम है इसके जो एक्सपेक्टेड था नॉर्मल टाइम में डिसोल्यूशन और अनएक्सपेक्टेड डिसोल्यूशन होती है, इसके बीच के ड्यूरेशन को हम बोलेंगे अनएक्सपायर्ड टर्म। क्लियर है ये?
नॉर्मल टेन्योर 5 इयर्स होना था जिसको फुल टर्म बोलते हैं, लेकिन फुल टर्म के बीच में ही किसी भी कारण से लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ये जो जिस डेट को अनएक्सपेक्टेड डिसोल्यूशन होता है और जो नॉर्मल टर्म में डिसोल्यूशन होना था, इसके बीच के गैप को हम बोलेंगे अनएक्सपायर्ड टर्म। अब देखिए यहाँ पे डिसोल्यूशन हो गई है लोकसभा की, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लोकसभा की डिसोल्यूशन हो गई है। अब हमें क्या कराना होगा, इलेक्शंस कराने होंगे, इनको बोलेंगे हम मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है। अब मिड टर्म इलेक्शन होगा और जो नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी उसका जो टेनियर होगा वो यही होगा। जो ये अनएक्सपायर्ड टर्म है वो टर्म बनेगा जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा है उसकी। क्लियर है ये आपको? होपफुली प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कोई और कलर्स यूज करने हैं टू मेक इट मोर क्लैरिटी। ओके, प्लीज राइट डाउन। और ये भी लिख दीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि जैसे ये हमारा पहला आर्टिकल है साइमल्टेनियस इलेक्शन, मैं इसको जब भी इसके आगे वाले क्लासेस में जिस भी टॉपिक को डिस्कस करूँ तो एक बार डिटेल में डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं उसको एक समराइज कर दूँ आपके लिए कि क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं। तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, आई मेक इट। ओके, तो यही बातें यहाँ पे लिख गई बताई गई हैं आपको कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अनएक्सपायर्ड टर्म क्या होता है, मिड टर्म क्या होता है। सो यही बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस को अमेंड किया गया, इसके अलावा और क्या क्या अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं 129th अमेंडमेंट बिल से। तीसरी बात जो अमेंड की गई है, आर्टिकल 172 को अमेंड किया गया है और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटर से रिलेटेड उसका अनएक्सपायर्ड टर्म एंड फुल टर्म क्या होगा वो डिफाइन किया गया है। ओके, एंड फोर्थ आर्टिकल जो अमेंड हुआ है वो आर्टिकल 327 अमेंड किया गया है और यहाँ आर्टिकल 327 किससे डील करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट का जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड इलेक्शंस प्रोविजंस बनाने का, उसको भी अमेंड किया गया है। देखिए आपके स्क्रीन पे 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं। ओके, और यकीन मानिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल से अगर कुछ पूछा जा सकता है तो आपसे ये नहीं पूछे, क्योंकि ये बिल है तो डायरेक्ट यहाँ से सवाल आएगा नहीं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या चेंजेस करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? ये डायरेक्ट आर्टिकल पूछे ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि फिर यूपीएससी आपके मेमोरी को टेस्ट करेगी। आपसे वो पूछ सकती है कि पार्लियामेंट के टर्म को डिफाइन करना होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव के टर्म को डिफाइन करना, इलेक्शन कमीशन के पावर्स को चेंज करने होंगे, पार्लियामेंट्री पावर टू लेजिस्लेट ओवर द मैटर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। ये तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि ये पूछा जा सकता है आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट्स में चेंजेस करने होंगे। क्लियर है ये? ओके, नाउ कम टू साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन को वन नेशन वन इलेक्शन भी कहते हैं। इसका बेसिक मतलब यही होता है कि लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस होते हैं एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं ये साइमल्टेनियसली हो, यानी एक साथ हो। इसका बेसिक मतलब यही होता है। अगेन आपसे बेसिक डिफिनीशन पूछ सकती है यूपीएससी की साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो पहला तो आप याद रखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। दूसरा पॉइंट कि इसका मतलब क्या नहीं होता है। देखिए इसका मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि थ्रू आउट द कंट्री वोटिंग एक ही सिंगल डेज में हो जाए, एक ही दिन में पूरे कंट्री में वोटिंग हो जाए। ये कहीं से भी साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब नहीं है। इसका जस्ट सिंपल मतलब है कि एक ही फेज में एक कोहेरेंस के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जनरल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाए। क्लियर है ये? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक यही लिखा हुआ है। अब बात करें थोड़े पास्ट की बात कर ले तो देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंडिया में नया नहीं है। ओके, हम अभी इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने की बात कर रहे हैं, बट ये नॉर्म रहा है हमारा और ये अप टू 1966 1967 ये नॉर्म था जहाँ पे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस सिंक्रोनाइज्ड होते थे। ये नॉर्म था,
बट 1966-67 के बाद क्या हो गया कि कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्री मच्योर डिसोल्यूशन होते हैं और उसके बाद कुछ सालों बाद लोकसभा का प्री मच्योर डिसोल्यूशन होता है। उसके बाद से ये जो साइकिल है ये डिसरप्ट हो जाता है। क्लियर है ये? ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसके अलावा जो कौन कौन सी ऐसी बॉडीज है जिसने साइमल्टेनियस इलेक्शंस रिकमेंड की थी। देखिए यहाँ से कोई प्रोबेबल प्रीलिम्स का सवाल नहीं बनता, यूपीएससी इतना फैक्ट चेक में नहीं जाएगी, बट इसमें से एक या दो अगर आप याद कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी मेंस में आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। आप अपने आर्गुमेंट जब आप प्रो इसके लिए आर्ग्यू करेंगे, वैल्यू जब लिखेंगे आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, तो आप कोट कर सकते हैं क्योंकि जो 170th रिपोर्ट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उसने रिकमेंड की थी कि रिकमेंडेड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। और कोशिश करें कि जब भी आप लॉ कमीशन के रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं तो ईयर डाल दें, आपके आर्ग्यूमेंट्स में एक अलग सी वैलिडिटी आ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है आपके आर्गुमेंट्स की। 1999 में पहली बार लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया 170th रिपोर्ट में कि यस वी शुड गो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। देन कट टू 2002 नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में रिकमेंडेशंस दी। कट टू 2015 पार्लियामेंट ने स्टैंडिंग कमेटी बनाई, उसने भी कहा कि वी शुड गो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। एंड इन 2017 नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशन दिया था। आपको चारों याद करने की जरूरत नहीं है, एक या दो सफिशिएंट है फॉर मेंस, कोई यहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं बनता है। क्लियर है ये हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन, होपफुली ये क्लियर हो। नाउ कम टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए जी न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि कर्नाटका में कैग ने एक रिपोर्ट दी है और वहाँ पे उसने ये रिकमेंड किया है या फिर कैग की ऑब्जर्वेशन है कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में जो डिले होते हैं वो बिकॉज ऑफ डिसएम्पावरमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। वहाँ की स्टेट इलेक्शन कमीशंस की हालत इतनी ख़राब है जिसकी वजह से वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन में डिले होते हैं। इसके बाद वाले जितने भी हम आर्टिकल सभी पढ़ेंगे उसमें वाई ये न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यकता नहीं है, ये एक लाइन कंटेक्स्ट देने के लिए है। मेनली हम सीधा कंटेंट पे ड्रॉप कर जाएंगे। तो मेनली हमें पढ़ना है यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस को एडमिनिस्टर करना। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस को एडमिनिस्टर करना। और इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जिसको आप अर्बन लोकल बॉडीज भी बोलते हैं, ये आते हैं। क्लियर है ये? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड है, प्रिसाइजली आर्टिकल 243 के एंड 243 ZA हम देखेंगे। और इसके अलावा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले गाडगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जैसी कोई चीज़ बननी चाहिए। क्लियर है ये? फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। नाउ कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में दो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 के एंड 243 ZA। ये आर्टिकल्स है। के में प्रिसाइजली 1 अगर बात करें तो ये कहता है कि लोकल गवर्नमेंट के जस्ट अ मिनट लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की जो पावर है वो वेस्टेड होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन में। आर्टिकल 243 के ये पंचायत की बात करता है, 243 ZA म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है। क्लियर है ये? नाउ आर्टिकल 243 2 की बात करें तो ये बताता है, ये डिस्कस करता है कि बाकी सारी चीज़ें स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टेन्योर क्या होगा, रिमूवल क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है जी। और जो टर्म्स ऑफ सर्विस हो गया यानी कंडीशंस ऑफ सर्विस, टेन्योर ऑफ ऑफिस, ये सारी चीज़ें कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का गवर्नर करता है। रिमूवल की बात करें
तो रिमूवल का ग्राउंड एंड मैनर सेम होगा एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। याद रखेंगे आप, हाई कोर्ट के जज के बराबर जो हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के जो ग्राउंड्स होते हैं और जो प्रोसीजर होते हैं, उसी ग्राउंड और प्रोसीजर पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल होगी। और रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। देखिए यहाँ से सवाल बन सकते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो गवर्नर करता है, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिटरमाइन गवर्नर करता है, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करता है। और किस ग्राउंड एंड किस मैनर पे होगा, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द ग्राउंड एंड मैनर ऑफ द रिमूवल ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपकी ये क्लियर हो गई। बाकी फंक्शंस की बात कर ले तो लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए जो कंस्टिट्यूएंसी है उनको डिलिमिट करने का काम कर सकता है। SC ST के और OBC के सीट्स के रिजर्वेशन की को देखता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को एडवाइस करता है रिलेटेड टू लोकल बॉडी इलेक्शंस। क्लियर है? इतना ही है इसमें। जब हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ डिस्कस करेंगे तब हम बाकी डिटेल में प्रोविजंस देखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। या नाउ थर्ड आर्टिकल इज डिलिमिटेशन कमीशन। देखिए न्यूज़ में क्यों रहा, देखिए अब तक यानी टिल 2024 ये माना जाता था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन होते हैं उसकी जो अवार्ड होती है या फिर जो रिकमेंडेशन होता है ये फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है, एंड कोर्ट्स आर बार्ड। कोर्ट्स इंटरफेयर ही नहीं कर सकती है इसके पूरे प्रोसीजर में एंड इसके रिपोर्ट्स में। बट किशोर चंद्र छंगलाल राठौर केस 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक डिसीजन देती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो रिव्यू कर सकती है डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को, अगर वो ऑर्डर मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी होता है, यानी साफ साफ दिख रहा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर है या रिकमेंडेशन है ये साफ साफ आर्बिट्ररी है। उस केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जस्ट अ मिनट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो रिव्यू कर सकते हैं। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में का ऑप्शन आ जाए तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, ये जो माइन्यूट डिटेलिंग है ना, इन्हीं पे मैं आपका एम्फेसिस ड्रॉ करना चाहती हूँ। ओके, क्लियर है ये? अब हम डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए डिलिमिटेशन, सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन से पहले आपको जानना होगा कि डिलिमिटेशन क्या है। देखिए डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए किसी भी स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स कितने एंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज कितनी होंगी, टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्या होंगी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, इसको फिक्स करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिलिमिटेशन कहते हैं। क्लियर है? किसी भी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए किसी भी स्टेट में कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, से कितनी होंगी और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री क्या होगी, इसको डिटरमाइन करने के प्रोसेस को हम डिलिमिटेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस को हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो ये जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट किया जाता है एक हाई पावर्ड कमेटी या कमीशन के द्वारा, जिसको डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, इसको बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। ओके, अब डिलिमिटेशन कमीशन, अब आर्टिकल 82 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर ये डिटरमाइन कर सकती है कि कौन सी अथॉरिटी होगी और किस मैनर में डिलिमिटेशन किया जाएगा। क्लियर है? अंडर आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑथोराइज्ड द पार्लियामेंट टू मेक लॉ एंड to determine the authority and manner in which the process of delimitation is to be carried out. अब तक पार्लियामेंट ने 4 बार ऐसे कानून बनाए हैं और अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 4 बार डिलिमिटेशन की एक्सरसाइजेस भी हुई हैं। कब 1952, 63, 73 एंड 2002। क्लियर है ये?
आपसे पूछा जाए कि डिलिमिटेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो देखिए डिलिमिटेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका जिक्र नहीं है एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र सिर्फ इतना है कि आर्टिकल 82 में लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बनाकर ये डिटरमाइन कर सकती है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो कौन सी अथॉरिटी करेगी एंड किस मैनर में करेगी। तो इसी पावर के एक्सरसाइज में पार्लियामेंट जो है वो इस लॉ इनेक्ट करती है और डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। क्लियर है ये? जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन के डिसीजंस को फाइनल माना जाता है एंड अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। बेसिकली कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम इंटरवीनिंग इट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली पढ़ेंगे तो कोर्ट्स सीधा सीधा प्रोहिबिटेड है, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता खोल दिया कि यस, अगर डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी होते हैं, दिख रहा है कि भाई आर्बिट्ररी है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास पावर है टू इंटरव्यून एंड रिव्यू द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। क्लियर है आपको? ओके जी। ओके, इसके अलावा कोर्ट्स में अनचैलेंजेबल था, बट अब ये नहीं रहा ऑन द ग्राउंड ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेशन। इसके अलावा जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स हैं, दे आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर डिस्कशन, बट कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। मॉडिफिकेशन हैज प्रोहिबिटेड। आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्टेट असेंबलीज और लोकसभा आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिस्कशन हो सकता है बट मॉडिफिकेशन नहीं होगा, याद रखेंगे आप। अब इम्पॉर्टेंट है कि डिलिमिटेशन कमीशन का हम कंपोजिशन देख लें। देखिए जी, ये 1+2 कंपोजिशन होता है। 1 मीन्स चेयरमैन एंड 2 इसके मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो होगा वो आइदर सुप्रीम कोर्ट का जज ही इज फिर हैज़ बीन, यानी या तो सिटिंग है या फिर पास्ट जज रह चुके हैं, वही इसके चेयरमैन बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट जज। एंड मेंबर्स की बात करें तो 2 मेंबर्स होते हैं। पहला इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इंडिया का कोई नॉमिनी, और ये नॉमिनी में अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। एक मिनट, ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया। 1+2 एंड 2 में हम देख रहे थे कि पहला मेंबर would be election commission of India or his nominee, and nominee would be one of the other election commissioners, and जो second member would be state election commissioner। जिस स्टेट में डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हो रही है उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वुड बी अनदर मेंबर। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज राइट डाउन वेयर यू वांट मोर एम्फेसिस और व्हाट, जो भी आपको लग रहा है प्लीज राइट डाउन। आई विल ट्राई टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। देखिए ईवीएम वीवीपैट 4th है। हम बाद में आएंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है, बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखिए ईवीएम जो है, ईवीएम एक सोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले तो देखिए ईवीएम से जब भी आपसे सवाल आएगा ना, बेसिक प्रॉपर्टीज जानना, आप कितने नुआंसेस के बारे में अवेयर है ईवीएम से रिलेटेड, ये प्रोग्रामेबल है कि नहीं है, ये बेसिक चीज़ें जानना चाहेगी यूपीएससी आपसे। तो याद रखिए कि पहला तो ये पोर्टेबल है, दूसरा ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब देखिए ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कौन करता है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो PSUs हैं जो कि ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, ये याद रखेंगे आप। तो ये दो PSUs जो है वो, जस्ट अ मिनट,
मैन्युफैक्चर करती हैं एंड सप्लाई करती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ। अब वीवीपैट, ईवीएम में वीवीपैट का एडिशन है। 2017 में गोवा जो था वो फर्स्ट स्टेट बना टू यूज़ वीवीपैट विथ ऑल ईवीएम्स। अभी जो डिस्प्यूट भी चल रहा है वो यही चल रहा है कि सारे ईवीएम्स, सारे वीवीपैट जो हैं उनके डेटा को ईवीएम के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाए। तो इन 2017 गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ वीवीपैट with all EVMs। क्लियर है ये। एंड इन 2019 जनरल इलेक्शन में वीवीपैट्स का फुल डिप्लॉयमेंट हुआ, यानी जितने भी 2019 जनरल इलेक्शन में जितने ईवीएम्स यूज किए गए उनके साथ वीवीपैट्स अटैच्ड थे। ठीक है, अब ईवीएम वीवीपैट की जर्नी बाद में देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है ईवीएम वीवीपैट जो वोटिंग मशीन है उसकी। देखिए 3 यूनिट्स होते हैं, एक आपका बैलेट यूनिट होता है, एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा जो पैन होता है। ये दोनों हमारे ईवीएम में के होते हैं और ये दोनों मिलकर ईवीएम वीवीपैट बनाते हैं। अब बैलेट यूनिट बेसिकली ये कीबोर्ड की तरह होता है और इसमें 16 बटन्स और कीज होते हैं को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप वोट देने जाते हैं तो इसी इंटरफेस पे आप वोट देते हैं। कंट्रोल यूनिट, इसको मास्टर यूनिट भी बोलते हैं और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्लोज बटन प्रेस कर दे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास बेसिकली एक कंट्रोल होता है पूरे सिस्टम का, और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्लोज बटन प्रेस कर दे तो आप अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। सो एक कंट्रोल यूनिट बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। एंड वीवीपैट की बात करें तो पहले तो आप याद करें कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ओके, सो तो नाम से ही पता है कि जब आप बैलेट यूनिट पे वोट कास्ट कर रहे हैं तो मशीन से कुछ ऐसा ट्रेल निकल रहा है जो पेपर का है और उससे जो वोटर्स हैं अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। यही है वीवीपैट, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ओके, सो वीवीपैट बेसिकली अलाउ करता है वोटर को कि वो ये वेरीफाई कर सके कि उन्होंने उनका जो वोट कास्ट हुआ है वो एग्जैक्टली वही हुआ है जो उनका इंटेंशन था या फिर कोई माल फंक्शनिंग हो रही है। क्लियर है ये। पर्पस क्या है इसका? ट्रांसपेरेंसी लाना है वोटिंग सिस्टम में। ओके, और वोटर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना या रिस्टोर करना है। बस इतना ही आपको ये पता होना चाहिए। नाउ कम टू जर्नी ऑफ ईवीएम वीवीपैट। कैसे बिगिनिंग हुई ईवीएम की और फिर वीवीपैट कैसे आता है देखते हैं। देखिए 1982 में सबसे पहले असेंबली इलेक्शन में ईवीएम को यूज़ किया गया था। 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को अमेंड किया गया था टू परमिट द यूज़ ऑफ ईवीएम। उसके बाद 2004 2004 जनरल इलेक्शन में पहली बार ईवीएम्स का यूज़ हुआ था। जनरल इलेक्शन की बात करें तो इसके बाद से कंट्रोवर्सी आनी शुरू हो गई एंड कट टू 2013 सुब्रमण्यम स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था यूज़ ऑफ वीवीपैट और यहाँ से मैंडेट मिला था। 2017 में गोवा फर्स्ट स्टेट बना जहाँ पे फुल डिप्लॉयमेंट ऑफ ईवीएम देखी गई लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। एंड 2019 में उसके बाद फुल डिप्लॉयमेंट देखी गई ईवीएम्स का लोकसभा इलेक्शन में। फुल डिप्लॉयमेंट मीन्स फुल डिप्लॉयमेंट ऑफ वीवीपैट मीन्स कि हर ईवीएम के साथ आपका वीवीपैट अटैच्ड रह रहा है। एंड 2019 में फिर एक केस आता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है कि पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 ईवीएम्स के डेटा को वीवीपैट के साथ क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। ओके, 2019 का ये जजमेंट है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में
5 ईवीएम से रैंडमली सेलेक्ट होते हैं ये 5 ईवीएम्स कि इन 5 ईवीएम्स का जो डेटा है वो वीवीपैट के साथ वेरीफाई करना है। तो करेंटली जो स्टेटस है वो 5 ईवीएम्स का है। 5 ईवीएम्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रॉस वेरीफाई किया जाता है वीवीपैट के साथ डेटा रैंडम बेसिस पे। अब एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये आपको पता होगा। तो रिसेंटली एक केस हुआ था सुप्रीम एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यहाँ पे एक प्ली डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो डायरेक्ट करे इलेक्शन कमीशन को कि फुल क्रॉस वेरिफिकेशन हो, यानी पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जितने भी ईवीएम और वीवीपैट हैं, अब तो फुल डिप्लॉयमेंट हो रहा है, यानी हर ईवीएम और हर वीवीपैट का क्रॉस वेरिफिकेशन और डेटा का। तो कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया है। क्लियर है? अब देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या। देखिए सबसे पहली बात ये तो बैटरी से चलता है, ठीक है, ये बैटरी ऑपरेटेड है, पोर्टेबल हमने पहले से देख लिया था, और कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे इनवैलिड वोट के जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ना के बराबर है। यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स पर मिनट की लिमिट है, आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में मैक्सिमम अब 4 वोट ही हो सकती है। तो यहाँ से बूथ कैप्चरिंग की जो भी पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। हमने जस्ट पहले देखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो कंट्रोल यूनिट होता है, अगर वहाँ से वो क्लोज बटन प्रेस कर दे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती, और ये नॉन प्रोग्रामेबल है, याद रखिएगा, कोई एक्सटर्नल चिप नहीं लगती है, कोई प्रोग्रामिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईवीएम वीवीपैट। कोई डाउट हो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेक 10 minutes pause. ओके देखिए मॉडल, देखिए अब कोई भी चीज़ ना आपको आगे वाले आर्टिकल से पहले बता दूं, आपको ना बहुत, ठीक है, पॉलिटी में यू शुड नो द प्रोविजंस, बट आपको ना किसी भी सब्जेक्ट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यू हैव टू इंश्योर कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसके बेसिक्स, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो आपके पास। अगर आपने पिछला अभी जो हमने आर्टिकल कवर किया ईवीएम का, तो होपफुली आपको एक पिक्चर माइंड में बन गई होगी। प्लीज़ इसको कोशिश करिए कि रिविजिट करें, स्पीड बढ़ाकर ही सुने और राइट डाउन करें। ट्राई टू राइट डाउन, आप जब जैसे स्क्रीन पे मैं लिख रही हूँ, ट्राई टू राइट डाउन दैट, और इसको सुन के और एक बार लिख के जब आप मैगजीन पे जाएंगे ना तो थिंग्स विल बी वेरी इजी। ओके चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा था? क्योंकि हम जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है। तो ये भी एक रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस लास्ट ईयर जो हुए थे उससे रिलेटेड है। तो हमें न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बेसिक्स जानने हैं। ओके सो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जेनेसिस की बात करें, शुरुआत की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो इंडिया में पहली बार 1960 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। केरला इज सच अ प्रोग्रेसिव स्टेट, यू नो। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, ये माफ़ करिएगा, शायद मैं शॉर्ट लिख रही हूँ तो थोड़ा लेफ्ट एंड राइट हो जा रहा है, लेजिस्लेटिव सही था शायद। ओके केरला लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके नेचर की बात करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नेचर, तो इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। ओके दिस आर मेयरली अ गाइडलाइंस। और प्रिपेयर कैसे किया गया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे सैट टुगेदर और उन्होंने आपसी सहमति से कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर किया है टू गवर्न द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और ये टू पॉलिटिकल पार्टीज के कंडक्ट को गवर्न करना है, उनके कैंडिडेट्स को गवर्न करना है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर किया जा सके। क्लियर है ये? सो जेनेसिस 1960, फर्स्ट टाइम केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, दीज आर मेयरली गाइडलाइंस। अब बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है
वो आर्टिकल 324 से डिराइव होती है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को पावर है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मेंशन नहीं किया गया है। अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि किन किन लोगों पे अप्लाई होता है, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे अप्लाई होती है, उनके कैंडिडेट्स पे अप्लाई होती है, पोलिंग एजेंट्स पे अप्लाई होती है, जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी पावर में उन पे अप्लाई होती है, और साथ ही जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन पे अप्लाई होती है। क्लियर है ये? अब हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जनरल बातें, फिर क्या क्या प्रोहिबिटेड है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हो जाता है, फिर देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी का ड्यूरेशन देख लेते हैं। देखिए, जिस मोमेंट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस दे दिया कि इलेक्शंस होने हैं, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पिक्चर में आ जाता है, और जब तक कि रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते तब तक ये रहता है। याद रखेंगे आप, समझिए शाम के 4 बज रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सडनली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन को नोटिफाई करता है। द मोमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइज द कमेंसमेंट ऑफ एनी इलेक्शन, उसी मोमेंट पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑटोमेटिक पिक्चर में आ जाता है, और तब तक इन्फोर्स में रहता, तब तक ये पिक्चर में रहता है जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लेंगे। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्शन में तो आ गया, लेकिन क्या कोई इसके वायोलेशन के कंसिक्वेंसेस भी हैं? तो देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसकी बात की गई है, ना ही कोई अब तक इस पे लेजिस्लेशन बना है, तो ये कोई दे आर मेयरली गाइडलाइंस, ओके, जस्ट लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इस पे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग तो है नहीं, और अगर स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है तो फिर नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट हम इनडायरेक्ट वेज में करते हैं कि ऑलरेडी ओके नेशनल फ्लैग्स एक्ट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को से अगर हो गया, उसी तरह से एग्जिस्टिंग कुछ प्रोविजंस हैं, अदर प्रोविजंस हैं जो कि कुछ अदर लेजिस्लेशन है जो कि कुछ प्रोविजंस को इन्फोर्स कराते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेक्शन 123(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के, तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉल्स स्टेटमेंट देती है किसी कैंडिडेट के, किसी अपोजिशन के कैंडिडेट के कैरेक्टर के बारे में, उसके कंडक्ट के बारे में, तो इसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है और इसको प्रोसिक्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता BNS का सेक्शन अगर 172 आप देखें तो वहाँ पे इम्पर्सोनेशन ऑफ वोटर्स भी एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई डायरेक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, बट देयर आर अदर लॉज और प्रोविजंस जिसके थ्रू हम कुछ प्रोविजंस को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। क्लियर है ये? ओके। अब देखिए, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक बार पिक्चर में आ जाती है, तो क्या क्या चीज़ें मना है। ओके, तो जो भी गवर्नमेंट में है उसके लिए है कि आप कोई भी नई पॉलिसी, नई स्कीम, नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकते। इंटेंशन क्लियर है कि आप वोटर के बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। ओके, दूसरा है कि सरकारी पैसा यानी पब्लिक एक्सचेकर के कॉस्ट पे आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे है कि आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर प्राइम मिनिस्टर भी अगर कैंपेनिंग के लिए जाते हैं पोस्ट अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, तो उस समय गवर्नमेंट मशीनरी की यूज़ नहीं होती है, क्योंकि सारी मशीनरी तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन कर रही होती है। उस समय प्राइम मिनिस्टर भी पार्टी के एक्सपेंसेस पे जाते हैं। क्लियर है? कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं होता है। देखिए, एक बेसिक बात मैं बताऊं तो स्टेटस क्वो हो जाता है, यहाँ पे स्टेटस क्वो हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। नए अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे, ट्रांसफर्स नहीं होंगे, पोस्टिंग्स नहीं होगी, जो जहाँ है बिल्कुल स्टेटस क्यू हो जाता है अपॉइंटमेंट में। और जो पोल डे के 48 आवर पहले मीटिंग प्रोहिबिटेड है,
और साथ ही साथ देखिए मिनिस्टर्स और जो पॉलिटिकल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनके पास कुछ पावर्स होते हैं कि वो कुछ डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, कुछ ग्रांट्स अपने डिस्क्रिशन में अलाउ कर सकते हैं। तो एक बार एमसीसी फोर्स में आ गया तो वो नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिशनरी फंड से वो सैंक्शन नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रोहिबिशन लग जाते हैं। होपफुली इट मेक सेंस टू यू। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज़ अबाउट लोकसभा इलेक्शंस। बेसिक्स है कि क्या फंडामेंटल है। देखिए 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, ये होते रहते हैं। हमें जानना है कुछ बुनियादी बातें हमारे लोकसभा इलेक्शंस के। सबसे पहली बात है कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है हमारे लोकसभा इलेक्शन का। तो जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है इसको टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जहाँ पे एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या है लोकसभा का? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। इस टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हर मेंबर जो है एक जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है और उस एक रिप्रेजेंटेटिव ही इलेक्ट होता है, इसलिए सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं। क्लियर है ये? और इस सिस्टम में जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इस सिस्टम में जो भी कैंडिडेट्स मेजोरिटी वोट सिक्योर करता है वो इलेक्टेड होता है। एंड मेजोरिटी डज नॉट मीन 50% प्लस 1। क्लियर है? सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा और वो इलेक्टेड होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की। देखिए 2-3 बातें आपको याद रखनी है। अब नॉर्मल जो टेनियर है लोकसभा का, इसके न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा के फर्स्ट सिटिंग जिस दिन होती है उस दिन से अप टू 5 इयर्स है। यहाँ पे लोकसभा का नॉर्मल टेनियर खत्म हो जाना है और डिसोल्यूशन होता है। तो क्या प्रायर डिसोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट जा सकते हैं, याद रखेंगे आप। तो ये प्रायर रिजोल्यूशन हो गया। तो एक्सटेंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। कितने पीरियड तक कर सकते हैं? देखिए नॉर्मली जो है ये पीरियोडिक लॉ बना करके एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है। और ये जो एक्सटेंशन है इंडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम तक चलेगा। लेकिन एक बार कीज हो गई, खत्म हो गई, देन विद इन 6 मंथ्स जो है ये जो पार्लियामेंट है उसको, सॉरी लोकसभा है, उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा और फिर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करवाने होंगे। सो यही बातें यहाँ पे लिख गई हैं, आप पढ़ लेंगे। बिसाइड्स इट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल 324 टू 329 पार्ट 15, आपको पता है ये इलेक्शन से डील करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है बताने की। सो ये बुनियादी बातें, ये बेसिक्स यू शुड नो, ओके। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो जब आप मेंस की 365 पढ़ेंगे जिन्होंने मैगजीन नहीं पढ़ी है तो ये बहुत हेल्पफुल है, ओके। जस्ट गिव मी अ पॉज ऑफ 5 सेकेंड्स। सी ये आर्टिकल, अब तो हम छोटे छोटे पॉइंटर्स, ये जो न्यूज़ या ये जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है ये डील करता है जुडिशियल इंटरवेंशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस, ओके। जस्ट गिव मी अ टाइम, यहाँ पे रखते हैं, यस। जुडिशियल इंटरवेंशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इसमें हमको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और लेजिस्लेशन में क्या क्या है। यही 3 चीज़ें हमें देखनी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे आर्टिकल 329 बी की चर्चा होती है, याद रखेंगे आप। आर्टिकल 329 क्या कहता है? 2 बात है, नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 329 बी,
नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। जनरल स्टैंस है कि भाई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, ये जनरल स्टैंस है। ओके कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहता है कि जो लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट है वो एक लॉ बनाए और एक अप्रोप्रिएट मैनर प्रिस्क्राइब करे जिसके थ्रू आप एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। 329B का जो जनरल स्टांस है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन है कि अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर एक लॉ बना दे और उसके थ्रू एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब कर दे तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट इलेक्शन पिटीशन का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, द प्रोसीजर दैट विल बी डिसाइडेड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये क्लियर है? ओके। अब 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया था कि एक बार इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन प्रोसेस को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया, कोर्ट कांट इंटरवीन। क्लियर है? ये सुप्रीम कोर्ट ने 1952 में ही एनपी पुन्नुस्वामी केस में एक क्लियर कर दिया कि एक बार इलेक्शन कमीशन जो है ऑफिशियली इलेक्शंस नोटिफाई कर दे, देन कोर्ट इंटरवीन कर ही नहीं सकता है पूरे प्रोसेस में। क्लियर? अब 329B में जो पार्लियामेंट के पास पावर दिया गया था कि पार्लियामेंट लॉ बना के एक प्रोसेस प्रिस्क्राइब कर सकती है, तो उसमें क्या चेंजेज आए वो लेजिस्लेशन में देखेंगे हम। राइट? तो इसके अंदर पार्लियामेंट ने सेक्शन 80 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इनैक्ट किया और उसमें बताया गया कि वैलिडिटी ऑफ एनी इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड एक्सेप्ट बाय फाइलिंग इलेक्शन पिटीशन। देखिए इसकी वर्डिंग्स भी 329B से, पहला तो लाइन सीधा इन्होंने लिख दिया, जस्ट नो इलेक्शन। देखिए 329B, नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट शैल बी क्वेश्चनड। यहाँ भी सेक्शन 80, वैलिडिटी ऑफ एनी इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड एक्सेप्ट बाय फाइलिंग इलेक्शन फाइलिंग इलेक्शन पिटीशन। जो 329B में पार्ट बी में कहा गया उसी को ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इलेक्शन पिटीशन कहाँ पे, किस सेक्शन में डील किया गया है? जस्ट अ मिनट, सेक्शन 80 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। याद रखेंगे आप। इसमें यह बताया गया है कि जो इलेक्शन पिटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट में ही जस्ट अ मिनट, कुछ भी लिख देती हूँ मैं, कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट में ही फाइल हो सकता है। यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन डिस्प्यूट में हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। याद रखेंगे आप। तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, बट फर्स्ट इंस्टांस में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी फर्स्ट इंस्टांस में आपको इलेक्शन पिटीशन कहाँ फाइल करना है? कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट में फाइल करना है। और उसके बाद बाई आप अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इलेक्शन याद रखेंगे आप, इलेक्शन कोर्ट के पास अपेलेट जुरिस्डिक्शन है। ओके? एंड हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी फर्स्ट इंस्टेंस में आप हाई कोर्ट जाएंगे। और कहाँ बताया गया है? सेक्शन 80 RPA 1951। सेक्शन 80 का जो पावर है वो कहाँ से डिराइव होता है? 329B से। क्लियर है ये पूरा? ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो छोटा सा कॉलम है वो नॉमिनेशन प्रोसीजर से रिलेटेड है। इसके रिलेटेड हमें 2-3 सेक्शंस देखने हैं। एक है आपका, एक मिनट, फिर 2-3 सेक्शंस हमें देखने हैं नॉमिनेशन से रिलेटेड। पहला है आपका सेक्शन 3 और दूसरा हम पिक्चर हमें क्लियर हो जाएगी। अब सेक्शन 33 के अंदर दो बातें की गई हैं, वैलिड नॉमिनेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन। वैलिड नॉमिनेशन नॉमिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? अगर आप कैंडिडेट हैं रिकॉग्नाइज्ड
पॉलिटिकल पार्टी से एक पॉलिटिकल पार्टी, इसके अलावा either you are from independent candidate, either you are an independent candidate or you are from unrecognized political party. In both cases you require 10 proposers. Clear है ये? ओके अब ये हमारा हो गया वैलिड नॉमिनेशन। वैलिड इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कैंडिडेट्स हैं भी राइट टू प्राइवेसी है, एंड वो सारे मैटर जिनका डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है वोटर से या फिर जो कैंडिडेट है उसके पब्लिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो उन मामलों में आप इंफॉर्मेशन की डिमांड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये आता है आपका वैलिड इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये दोनों चीज़ें डील की गई है सेक्शन 33 में। नाउ कम टू सेक्शन 33। अब नॉमिनेशन तो हो गया, अब जो है सेक्शन 36 के अंदर पावर दी गई है रिटर्निंग ऑफिसर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सेक्शन 36 के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को ये पावर दी गई है कि वो नॉमिनेशंस को रिजेक्ट भी कर सकता है। यहाँ पे आपने सारे कंडीशंस फुलफिल की एंड आपने रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट किया, तो रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकता है ऑन द ग्राउंड कि देयर इज अ डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर। क्लियर है? ये यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो रीपोलिंग से रिलेटेड है। देखिए रीपोलिंग ये क्यों न्यूज़ में रहा है हमें इससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि क्या क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, क्या क्या कंडीशंस है जिससे रीपोलिंग हो सकती है। कैलामिटी आ जाए या दूसरा हो जाए कि वोटिंग मशीन ही हमारी जो वोटिंग मशीन है वो डैमेज हो जाए या डिस्ट्रक्शन, किसी भी डैमेज नेचुरल हो सकता है, डिस्ट्रक्शन इंटेंडेड हो सकता है। तीसरा एलिमेंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग हो जाए। चौथा कि अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो स्टेट का हो या नेशनल पार्टी हो, अगर इसके डेथ हो जाती है तो इन 4 सिचुएशन में पोलिंग का प्रोविजन है अंडर आरपी एक्ट। याद रखेंगे आप, यही अगर पूछना हुआ तो यही पूछेगी, अदरवाइज नहीं पूछेगी। देखिए साइलेंस पीरियड बेसिकली वो पीरियड होता है जब कैंपेनिंग पे बैन हो जाती है, और बेसिकली ये वोटिंग डे के 48 आवर्स पहले होता है। डिफरेंट सेक्शंस हैं, 126(1) है जो कि कहता है कि कोई भी इलेक्शन मटेरियल टेलीविज़न पे देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा 48 आवर पहले जो एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ आना बंद हो जाता है, तो ये 126(1) के अंदर आता है। साथ ही आप एग्जिट पोल कंडक्ट नहीं कर सकते, ना ही उसके रिजल्ट को दिखा सकते हैं, 126A में आता है। एंड 126(1)B के अंदर ओपिनियन पोल अगर आपने कराए हैं तो उसके रिजल्ट को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, ये विद इन मतलब 48 आवर्स बिफोर पोलिंग, और इसी को साइलेंस पीरियड कहते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ऐसा या लेजिस्लेशन में भी साइलेंस पीरियड का वर्ड नहीं है, बोल जाने के बाद। नाउ चलिए जी, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए बेसिकली डील कर रहा है कि कोई भी एक कैंडिडेट कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, इसी के बारे में बात की गई है। तो देखिए इनिशियली अप टू 1996 तक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 37 इंट्रोड्यूस किया गया, और वहाँ से चेंजेस ब्रॉट किए गए कि एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स से ही कंटेस्ट कर सकता है। याद रखेंगे आप, देयर वाज नो लिमिटेशन, आप
जितने 10, 20, 50 जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन 1996 में आरपीए 51 में चेंज आता है, सब सेक्शन 33(7) इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ पे है कि एक कैंडिडेट सिर्फ 2 सीट से कंटेस्ट कर सकता है। और ये लिमिटेशन के बाद फिर जो है आप अगर कोई कैंडिडेट 2 सीट से कंटेस्ट करता है उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ें डील की गई हैं सेक्शन 70 ऑफ आरपीए में। और ये कहता है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही सीट होल्ड कर सकता है एक टाइम पे। द कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली 1 सीट एट ए टाइम। ओके, तो एक उसको हमेशा वैकेट करना ही पड़ेगा। तो जो सीट वो वैकेट करेगा वहाँ पे बाई इलेक्शन होगा। द बाई इलेक्शन इज नेसेसरी। बस यही ये प्रोविज़न है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। ओके, देखिए होम वोटिंग कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना होगा, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सर्विस वोटर्स कौन होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। हु आर सर्विस वोटर्स, क्योंकि इनके बारे में हमेशा बातें होती रहती हैं। तो पहला तो कि जो आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं दे आर सर्विस वोटर्स। दूसरे पुलिस फोर्स के वो मेंबर जो अपने स्टेट के बाहर ड्यूटी सर्व कर रहे हैं वो है सर्विस वोटर। तीसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वैसे एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर अपने सर्विस दे रहे हैं दे आर सर्विस वोटर्स। एंड फोर्थली आर्म किसी भी फोर्स के वो मेंबर जिन पे आर्मी एक्ट 1950 अप्लाई होता है दे आर सर्विस वोटर। डू रिमेंबर दिस। बाकी आप इस आर्टिकल को लगे कि कुछ छूट रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए फॉर्म 70C बेसिकली ये 1961 के अंदर डायरेक्शन से रिलेटेड है। बेसिकली फॉर्म 70 जस्ट यहीं पे कर देते। फॉर्म 17C में ना फॉर्म 70 में 2 पार्ट होता है। तो आपको वोटर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, रिलेटेड मोस्टली इंफॉर्मेशन मिलेगी, वोट्स मिले जीता है उस कि एक बूथ पे कितने वोटर असाइन हुए हैं, ठीक है, कौन से वोटर अलाउड हैं, किनको अलाउड नहीं है, किन्होंने विड्रॉ कर लिए वोटिंग से। तो ये सारी ये फॉर्म 17C की बात है। 2 पार्ट है, वोटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड एक बूथ पे कितने वोटर्स अलाइंड हुए, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। ब्रेल सिग्नेज आप देख लेंगे, ये बेसिकली पुडुचेरी में इंट्रोड्यूस हुआ है ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड या फिर ब्लाइंड वोटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्फिडेंशियली इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो ये आप देख लेंगे, वो अभी भी अलाउड है, इसके बावजूद भी वो अपने साथ कंपेनियन लाने के लिए रूल 49N में ये प्रोविज़न है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड या फिर ब्लाइंड वोटर्स हैं उनको कंपेनियन। तो इस ब्रेल सिग्नेज जो पुडुचेरी में इम्प्लीमेंट हुई है उसके बावजूद भी वो अभी भी कंपेनियन ला सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1। हम पार्ट 2 को आई थिंक थोड़ी देर पॉज करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट, इसको फिनिश कर देते हैं। आई डोंट वांट टू फ्लो को मैं इंटरवीन नहीं करना चाहती। अब देखिए पहले के 3-4 वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स एंड ट्रस्ट मी इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स। यस पॉलिटी इज टेक्निकल, दैट्स वाई वी आर एवरीवन इज एम्फसाइजिंग ऑन बेसिक्स। और एक बात मैं आगे बढ़ने पहले बता दूँ, कुछ बातें कर लूँ मैं आपसे, तब से पढ़ा ही रही हूँ। ये बड़ा यूनिलैटरल हो जाता है डिस्कशन, राइट। सी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगी ना, फियर मॉन्जरिंग वाली जो सिचुएशन वो बढ़ती जाएगी। वाई वी आप अगर अपने प्रिपरेशन का 50% टाइम कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स पे दे रहे हैं, इट्स बिकॉज देयर इज अ सर्टेनिटी, राइट। बट आप अगर आर्ट एंड कल्चर को 50% टाइम डिवोट करने लगे, आईआर को करने लगे 50% टाइम डिवोट, तो देयर इज़ प्रॉब्लम। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। डिसाइड वाइजली, लिसन वाइजली और
चलिए आगे देखते हैं और क्या बातें हो सकती हैं। जो भी बातें मुझे लगेंगी वो मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाईलाइट तो कर ही दूंगी। 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इन्वायरमेंट भी मोस्टली करंट अफेयर्स है। देखिए अब हमें पीएचडी नहीं करनी है ना, इसका कर ही रहे हैं। अब इन्वायरमेंट की हम 4-5 किताबें लेके बैठ गए। देखिए अगर ऐसा होता ना तो कट ऑफ तो 120 भी 2016 में भी 160 गया था, वन तो कट ऑफ ना एक वो 150 जाता, जिस तरह से बातें लोग यूट्यूब पे करते हैं। भाई ये जो चार सब्जेक्ट इनके सोर्सेज डिफाइंड है एंड दे आर डूएबल। के 8 हो सकते हैं, 10 के 2 नहीं होंगे, है ना। इकोनॉमी से 10 सवाल आते हैं, इसमें 14-15 अगर आ रहे हैं तो वो कम होके 10 होंगे, 2 नहीं होंगे। जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड सो आई एम नॉट सेइंग टू लीव, इस पे शायद कल एक वीडियो लाऊंगी कि मतलब थोड़ा सा ना को सुन के ना थोड़ा अपना इंटरेस्ट देखने की, अच्छा ये जो कह रहा है या कह रही है वो मेरे रीजनेबल माइंड को सेटिस्फाई कर रहा है, अपना थोड़ा सा माइंड बस लगाना है। ओके, से मैं पानी लेकर बैठूंगी। टू पार्ट 2, इंटरनल इमरजेंसी। देखिए इसमें हम जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई कीप क्राइंग कि भाई बेसिक्स पढ़ो बेसिक्स पढ़ो, एंड बेसिक्स मीन्स योर स्टैंडर्ड बुक। अब जैसे ये पहला हमारा आर्टिकल है, इसमें नया सिर्फ ये है कि 2024 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ 50th ईयर ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, जून 25 1975। किसी भी हालत में ये दिन शायद नहीं यूपीएससी पूछे, इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ है। तो अदरवाइज एवरीथिंग ऑन दिस पेज इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर स्टैंडर्ड सोर्स। अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, वी विल डू इट। हम देख लेते हैं जो यहाँ पे है वो कवर करेंगे। अगेन हम इसको होलिस्टिकली कवर करेंगे, बोथ इन एमसीक्यू फॉर्मेट, जब हम आपको एक्टिव रिकॉल कराएंगे, दोनों फॉर्मेट। चलिए जी, अब इमरजेंसी की बात कर ले तो ये कहाँ से अडॉप्ट हुआ था? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर ले तो आर्टिकल 352 थ्रू 360, 352 से 360, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजन। व्हाट इज द रेशनले? रेशनले क्या? देखिए इसमें ना एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। टू सेफगार्ड सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी कंट्री। याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड से प्ले किया जा सकता है, शायद ये 4 वर्ड आ जाएं तो भी बेसिक्स, दीज आर बेसिक्स, यहाँ पे एम्फसाइज करना। तो पहला कंडीशन है कि कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी करनी है। पॉलिटिकल सिस्टम को सेफगार्ड करना है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सेफगार्ड करना हो तो हम इमरजेंसी प्रोविजंस की ओर देख सकते हैं। क्लियर है ये? अब टाइप्स ऑफ इमरजेंसी देख लेते हैं। देयर इज बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी, दैट इज डील्ड इन आर्टिकल 352. Second is president's rule, though constitution does not use the word president's rule. Okay, so 356 के अंदर है फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी टू काइंड्स में डिवाइड की गई है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी 352 के अंदर वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे प्रोक्लेम की जाती है तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी कहलाएगी। और 352 के अंदर अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिमेडियल इंटरनल इमरजेंसी कहलाएगी। आप मुझे बताएंगे आर्म्ड रिमेडियल कब एक ग्राउंड बना, पहले कुछ और था, वो क्या था और किस अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंज किया? ये नेशनल इमरजेंसी। अगर हाँ प्रेसिडेंट की बात करें 356 के अंदर जब भी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल 356 का पिक्चर आ जाता है। एंड व्हेनेवर देयर इज अ थ्रेट एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री देन आर्टिकल 360 कम्स इन द पिक्चर। हम ये सब देखेंगे अपने
दोनों जो हमारे दोनों हमारे जो भी कार्यक्रम चलेंगे, कंप्रिहेंसिव क्लासेस एंड एक्टिव रिकॉल और रिविजन थ्रू एमसीक्यू, सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखिए हम प्रोक्लामेशन देख लेते हैं और अप्रूवल और रेवोकेशन। प्रोक्लामेशन, who will proclaim emergency? President, but this is subject to approval by the both houses of parliament within 1 month। ये टाइम याद रखेंगे आप, within 1 month। एक बार इमरजेंसी एक बार ये अप्रूव हो गई तो ये 6 महीने तक फोर्स में रहेगी और उसके बाद फिर से पार्लियामेंट्री अप्रूवल फिर सकते हैं। तो बेसिकली हर 6 महीने पे आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है और वो 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है और एक बार नेशनल इमरजेंसी फ्रीज हो जाती है तो उसके विदिन 6 मंथ, सॉरी मैं कहीं और चली गई, यस पार्लियामेंट्री अप्रूवल यहीं तक है, मैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा पे चली गई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स 6 महीने के लिए एक्सटेंड होता रहेगा और ये इंडिफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड हो सकता है। और एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल वाला। अगर हम बात करें तो ये स्पेशल दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मेजोरिटी से पास करना होता है। स्पेशल मेजोरिटी इज द मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल, सॉरी 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बाद स्पेशल सर्कमस्टांस की बात की गई है कि मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन हो जाता है और मीनवाइल लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिना अप्रूव किए हुए, तो क्या होगा? तो अगर इस दौरान राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है तो जो इमरजेंसी है वो सरवाइव कर जाएगी। कब तक? जब तक कि न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होती है उसके 30 डेज, विदिन 30 डेज जो है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा को इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा। तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंस ये पूरा अप्रूवल का सिनारियो है। अब रिवोकेशन की बात करें तो दो बातें, एक तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जैसे प्रोक्लेम किया वैसे प्रेसिडेंट एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन ला करके इसको रिवोक कर सकते हैं, इसके अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, अगर लोग सब प्रेसिडेंट अपनी तरफ से, प्रेसिडेंट यानी काउंसिल एग्जीक्यूटिव अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं ले रहा है एंड लोकसभा फील्स की नहीं जो इमरजेंसी इन ऑपरेशन है ये अनड्यू है, देन लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी से, रिजोल्यूशन पास करेगी डिसअप्रूवल का सिंपल मेजोरिटी से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्लियर है? उस केस में भी इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। ये क्लियर है? अप्रूवल और रिवोकेशन, इसके जो इफेक्ट्स क्या है जब हम मेन क्लास करेंगे तब करेंगे। अब हम देखेंगे कि 44, देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में। अगर देखें तो 44 लाए गए। पहला तो इमरजेंसी, हम यहाँ पे इमरजेंसी की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो पहला तो ये था कि 44th अमेंडमेंट से पहले सिर्फ एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज इनफ, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, ओरल एडवाइस वाज इनफ टू फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। बट 44th अमेंडमेंट से चेंज लाए गए कि रिटन अप्रूवल चाहिए, ओरल नहीं चलेगा, रिटन अप्रूवल चाहिए और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं पूरे कैबिनेट का एडवाइस, रिटन अप्रूवल चाहिए कैबिनेट का इमरजेंसी की स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आर्टिकल 359 जो है वो डील करता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 19 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 का जो सस्पेंशन है वो आर्टिकल 358 से होता है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम कोर क्लासेस करेंगे तो। ओके, सो आर्टिकल 359 के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को
प्रेसिडेंट जिन भी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को इन्फ्रिंज करना चाहते हैं, सस्पेंड करना चाहते हैं, दैट ही कैन स्पेसिफाई इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 के इन्फोर्समेंट को आप नहीं इन्फ्रिंज या फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी इनके इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, चाहे इमरजेंसी हो या ना हो, आप हमेशा जा सकते हैं। जो लोकसभा का टर्म है उसको बढ़ा के 6 ईयर कर दिया गया था, उसको 5 ईयर किया गया। तो ठीक है, ये आर्टिकल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने अमेंडमेंट हुआ। एक ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले 275A ऐड किया गया था, और वहाँ पे कहा गया था कि किसी भी अगर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ग्रेव होती है तो गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट अपने आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट में, ये बहुत ही डिजास्ट्रस प्रोविजन था जिसको रिमूव किया गया। एंड यहाँ पे ये बताया गया कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, उनके इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे उनकी एंड डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये सारी चीज़ें कहाँ पे सेटल की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के पास की जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है एज फार एज इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनकी सारी बात बिगिनिंग से लेकर अंत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी, याद रखिएगा। इसको ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ओरिजिनल माने फर्स्ट इंस्टेंट, आपको सीधा जाना है सुप्रीम कोर्ट में, एंड एक्सक्लूसिव इसके बियॉन्ड कोई अथॉरिटी नहीं है जो डिसाइड करेगी। क्लियर है ये? ओके जी, देख रहे हैं सिर्फ ये, अगर दिस इज अ काइंड ऑफ रिविजन टू यू, हमेशा फोकस ऑन बेसिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर लेते हैं। एंटी न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि एक पूरे 10th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए जानना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। बेसिकली डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली प्रोहिबिट करता है डिफेक्शन, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ओके, अमेंडमेंट से 52nd अमेंडमेंट से 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये अमेंडमेंट 10th शेड्यूल को भी इंसर्ट किया गया। 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड 52nd अमेंडमेंट है। इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन के बाद आप इलेक्ट होते हो किसी पार्टी के मेंबरशिप से, और उसके बाद उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ के कहीं और आया, बेसिकली आया राम गया राम, एक पार्टी से इलेक्ट हुए कहीं और चले गए। इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए, अब किसी और पार्टी में चले गए। नॉमिनेटेड इलेक्ट हुए, कहीं और चले गए। तो इसी को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कुछ प्रोविजंस बनाए गए। इसमें आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप वॉलंटरीली गिव अप कर देते हैं मेंबरशिप। जस्ट अ मिनट, वॉलंटरीली गिव अप कर देते हैं मेंबरशिप। और दूसरा कि आप व्हिप के अगेंस्ट काम करते हैं। व्हिप का अगेंस्ट मतलब अगर पार्टी बोलती है कि आपको कल वोट है और नहीं आना, और आप आ जाते हैं। पार्टी बोलती है कि कल इम्पोर्टेंट डे है, आपको आना है, आप नहीं आते। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप करते हैं, और वो एक्टिविटी जो आपकी पार्टी कंडोन नहीं करती विद इन 15 डेज, तो यहाँ पे आपको डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा है कि अगर आपने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन करने के बाद पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं कभी भी, तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और अगर आप नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं और अपने जब फर्स्ट डे हुआ आपका एज ए एमपी, उसके आफ्टर 6 मंथ आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विद इन 6 मंथ आप कर सकते हैं। नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी है। क्लियर है ये? अब इसके कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? कि मर्जर अलाउ करता है। मर्जर मीन्स किसी भी पार्टी
कोई भी पार्टी के अगर 2/3 मेंबर्स एग्री हो तो वो पार्टी किसी और पार्टी में मर्ज हो सकती है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई स्पीकर या वाइस स्पीकर या चेयरमैन अपॉइंट होता है लोकसभा और राज्यसभा का रिस्पेक्टिवली, तो वो चाहे तो रिज़ाइन कर सकता है अपनी पार्टी से, ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है और एक बार ऑफिस से डिमीट होता है उसके बाद फिर से पार्टी को रिज्वाइन कर सकता है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस हैं और यहाँ से यहाँ तक यही बातें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, लास्ट चीज़ है कि लॉ में कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई टाइम लिमिट नहीं है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इस प्रिस्क्राइब टाइम में केस डिसाइड कर लेना है। कि हो तो होलोहान लैंडमार्क केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्पीकर का डिसीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। और रिसेंटली कीशम मेगा चंद्रा सिंह केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 10th शेड्यूल के अंदर पेटिशंस हैं ये नॉर्मली 3 महीने के अंदर डिसाइड फाइलिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। देखिए नॉर्मली कहा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट इज काइंड ऑफ अ गाइडलाइन, क्योंकि नॉर्मली आपको 3 महीने के अंदर यू शुड डिसाइड। क्लियर है ये? तो ये आपका पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ का रिवीजन हो गया, बाकी हम डिटेल में बाद में करेंगे। अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात है। कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कहा है कि इंडिया को भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करना चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए, और इसीलिए न्यूज़ में है। हमारे लिए काम का है कि दोनों फर्स्ट पार्ट FPTF के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले FPTF का देखें तो जियोग्राफिकल यूनिट की बात करें तो इसको FPTF में कंट्री को छोटे छोटे जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लार्ज बड़े बड़े जियोग्राफिकल एरियाज को डिमार्केट कंट्री एक ठीक है। FPTF में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक ज़्यादा मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव। अगर वोटिंग प्रोसेस की बात करें तो FPTF में वोटर्स जो होते हैं वो कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, वोटर जो है वो पार्टी के लिए वोट करते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो FPTF में पार्टी जो है, पार्टी को जितनी वोट मिली है उससे ज़्यादा सीट्स मिल सकती है, सीट्स ज़्यादा हो सकती है वोट से। और विनिंग कैंडिडेट को जरूरी नहीं है कि ये 50% +1 ये वाला नंबर टच करना है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये जरूरी है 50% +1। और यहाँ पे हर पार्टी को उतना ही सीट मिलता है जितना कि उसने वोट्स, परसेंटेज ऑफ वोट्स जितना उसने कमाए हैं उसके बेसिस पे उसको सीट्स मिलते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें US, UK, कनाडा, इंडिया में लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो होते हैं FPTF सिस्टम पे होते हैं। इजराइल एंड नीदरलैंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बेनिफिट्स की बात करें तो FPTF सिंपल टू अंडरस्टैंड है, स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेनिफिट्स की बात करें तो इट सारे रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेगा, क्योंकि जित पार्टीज को जितनी वोट मिल रही है उतनी उनको सीट मिल रही है, राइट। तो यही बातें हैं। कंसर्न है ओवर अंडर रिप्रेजेंटेशन, कभी कभी वोट बहुत कम मिलते हैं 30%, 27%, और देखिएगा कि पार्टी को सीट जो है वो मेजोरिटी में है, तो ओवर अंडर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। माइनॉरिटीज मतलब जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उनके कंसर्न्स लिए यहाँ पे सबसाइड हो सकते हैं, आप ये पढ़ लेंगे। ओके, अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स क्या होता है हम देख लेते हैं। देखिए 3 टाइप होते हैं, एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, लिस्ट सिस्टम होता है, एंड प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं। जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली इसकी डिटेल, ठीक है। इंडिया में राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है, आप याद रखेंगे ये, काइंडली रिमेंबर दिस। ओके, नाउ कम टू लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, वोटर पार्टी के लिए वोट करते हैं और इंडिविजुअल
उनको वोट मिली है उसके प्रोपोर्शन में उनको सीट्स मिलती है। नाउ कम टू मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये कोशिश करता है कि स्टेबिलिटी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बीच में बैलेंस बनाए। स्टेबिलिटी यानी फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बीच में क्या कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि सीट्स को डिवाइड कर टू पार्ट्स। ओके, पीटीपी सिस्टम से फिल होते हैं, कुछ सीट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन के बीच में बैलेंस का मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ओके, नाउ कम टू पार्लियामेंट्री कमेटी। शायद मैं रश कर रही हूँ और आई हैव टू। पार्लियामेंट्री कमेटी न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि लोकसभा में मोशन मूव हुआ है पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी के फॉर्मेशन के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में जानते हैं तो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटीज आर दोज कमेटीज हु आर अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्लियर है? एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड ऑल्सो ऑफिसर। क्लियर है ये? पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है अपना रिपोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देती हैं, सबमिट करती हैं। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की तो ब्रिटिश अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोशिश करें तो आर्टिकल 105 से डील करता है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो रूल बना करके जो प्रोसीजर और रूल बना करके जो बिजनेस है हाउस रेगुलेट करता है। तो यहाँ से फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिन आप ट्रेस कर सकते हैं। दो तरह की कमेटीज होती हैं, एड हॉक कमेटी एंड स्टैंडिंग कमेटी। एड हॉक कमेटी बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट की जाती हैं और जब उनका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर वो दे सीज टू एग्जिस्ट। ओके, बट द स्टैंडिंग कमेटी या परमानेंट कमेटी और रेगुलर कमेटी होती है, ये टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट होते रहते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी हो गई, डिपार्टमेंट की हो गए, लेजिस्लेशन की कमेटी हो गई। तो ये सारी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है। बेसिक नेचर है इनके 10 ईयर में कि ये कंटिन्यूटी में, ये कंटिन्यूअस कमेटी है, ये स्पेसिफिक एड हॉक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करते हैं। सबसे पहले गई थी मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रिकमेंडेशन के बाद। देखिए बट वो ये आगे नहीं पढ़ते, नॉट मोर देन, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम हो सकता है। ओके, तो जो मेंबरशिप है वो 22 है बट नॉट मोर देन और इक्वल टू हो सकता है। इसमें 15 मेंबर्स 7 आर फ्रॉम राज्यसभा और इसका फंक्शन है टू ऑडिट द एक्सपेंडिचर एंड सरकार के जितने खर्चे हैं और पैसे आ रहे हैं उसको ऑडिट करना काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी की। नाउ कम टू एस्टिमेट कमेटी। पहली बार कब कंस्टिट्यूट की गई थी? 1950 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा में होते हैं। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स हैं एंड ऑल मेंबर्स ऑफ एस्टिमेट कमेटी आर फ्रॉम। बात करें तो अल्टरनेट पॉलिसी मेजर सजेस्ट करना और ये देखना कि जो मनी किसी पॉलिसी के लिए स्पेसिफाई की गई है वो वेल लेड आउट है या नहीं, और वेल लेड आउट है तो सही से स्पेंड हुआ है कि नहीं। नाउ कम टू पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं 1963 में लैंग्वेजेस एक्ट इनेक्ट किया गया। के अंदर एक प्रोविजन बनाया गया कि हिंदी अडॉप्शन ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड एक कमेटी बनाई जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स जो देखेगी कि हिंदी का परफॉर्मेंस क्या है एक्ट का और हिंदी कितना ऑफिशियल लैंग्वेजेस में प्रोग्रेस कर पाया है।
तो ये 1963 में एक्ट बनता है, सेक्शन 4 का ये मैंडेट होता है। कट टू 1976, यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनती है, मेंबरशिप इसी एक्ट के अंदर। तो बेसिकली ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर 1976 में बनती है। मैंडेट था 10 साल के बाद एक कमेटी बनाएंगे जो देखेगी कि ये एक्ट किस तरह से परफॉर्म कर रही है उसी मैंडेट के अंदर। एक्चुअली 73 में बनना चाहिए था बट 76 में बनी। 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से, 20 लोकसभा, और इनका जो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ठीक है, इसमें जो वोटर्स होते हैं वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग करते हैं, बाद में हम देखेंगे। क्या था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यूज करने में कितना प्रोग्रेस हुआ है वो देखना है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देना है। तो न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि अभी यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। क्लियर है आपको ये? ओके। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा, बोथ हाउसेस में होते हैं अपने अपने, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में आई थिंक 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा में 10 और यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं। मैं उल्टा बोल रही हूँ, इसको पढ़ लेते हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट कि जो कमेटी है प्रिविलेजेस का, ये इन्वेस्टिगेट करती है और एड्रेस करती है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अगर हुए हैं उस केस में ये कमेटी एक्शन में आती है। ओके, और राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं, मैं उल्टा बोल रही थी। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, और लोकसभा में कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। देखिए, कैबिनेट कमेटी की बात करें तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहीं भी इनका संविधान में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में जाएंगे तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। इनका बेसिकली डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करना काम है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, आप इसको ना एक नोट बना लेंगे ऐसे टेबल में। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है एंड अपॉइंटमेंट्स कमेटी, ये पूछा हुआ सवाल है। इसको चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, इट इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर। क्लियर है ये आप कहीं नोट बना लेंगे। नाउ कम टू सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है देख लेते हैं कि आर्टिकल 98 कहता है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव सेपरेट उसको सेपरेट सेक्रेटेरिएट होगा, और इस सेक्रेटरियल स्टाफ के सेक्रेटरियल स्टाफ के क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सारी चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट लॉ बना के अपना रेगुलेट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने 98 में इतना साफ साफ बोल दिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना है। और प्रोविजन है कि पोस्ट जो है कॉमन पोस्ट क्रिएट करना, सिमिलर प्रोविजन है 187 है। तो बेसिकली आर्टिकल 98 एंड 187 पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट चलते। 1952 में इलेक्शन होता है, दो सेक्रेटेरिएट बनते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट नाम से पता है किसके लिए होगा? राज्यसभा के लिए होगा। दो में इनका नाम बदला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट बोला जाता है, एंड पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट को लोकसभा सेक्रेटेरिएट का नाम दिया जाता है। क्लियर है ये? ओके। दोनों सेक्रेटेरिएट जो होते हैं वो लीड किए जाते हैं सेक्रेटरी जनरल से, और सेक्रेटरी जनरल का जो रैंक होता है वो इक्विवेलेंट होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। लेकिन याद रखेंगे आप टेबल सेक्रेटरी
सेक्रेटरी जनरल 23rd पोजीशन में है, बट रैंक जो है कैबिनेट सेक्रेटरी का और सेक्रेटरी जनरल का बराबर है। अब जान लेते हैं फंक्शन जो सेक्रेटरियल काम होगा, सेक्रेटरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करना, ये सारी डे टू डे इश्यूज देखना, ये सारी चीज़ें फंक्शंस है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए अल्टीमेट गाइडेंस एंड कंट्रोल लोकसभा सेक्रेटेरिएट का स्पीकर के पास होगा, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास होगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो सेक्रेटरी जनरल होंगे। क्लियर है ये। रिक्रूटमेंट की बात कर ले, कंडीशंस ऑफ सर्विस, लोकसभा सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स, दीज आर प्रोमल एंड जस्ट अ मिनट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट रूल्स। इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि दीज आर प्रोमलगेटेड बाई प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन, जस्ट अ मिनट, these rules are promulgated by president in consultation with his speaker in case of Lok Sabha, and Rajya Sabha secretariat के जो rules हैं, these are promulgated by president in consultation with chairman of in case of so examples of what presidential legislation. चलिए जी, अब छोटे छोटे न्यूज़ हमारे पास 3 ही हैं। ओके, अब कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरी ये अपॉइंट किया जाता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा, और जो कम मेरिट बेसिस होती है, और इसकी जो वो होती है allocation of business rule and government of India transaction of business rule, इन दोनों रूल्स को एडमिनिस्टर करना होता है। एडमिनिस्टर करना होता है। बेसिकली फंक्शन क्या है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना है, और कोई डिफरेंस किसी दो मिनिस्ट्रीज के बीच में आ भी गई है तो उस डिफरेंस को आयरन आउट करना है। कैबिनेट सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड का, ये सवाल पूछा हुआ है। इसके अलावा ही इज जस्ट अ प्राइमस इंटरप्रेयर्स अमॉन्ग सेक्रेटरीज, फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल, कोई स्पेशल हायरार्की नहीं है। ओके, देयर इज नो अथॉरिटी, ओके याद रखें हायरार्की, बट देयर इज नो अथॉरिटी। क्लियर है ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू पार्लियामेंट, देखिए इसका हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे चलते हैं। 2 आर्टिकल्स आपको जानने हैं। आर्टिकल के अंदर ये प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट जो है इधर इंडिविजुअली या बोथ हाउसेस को एड्रेस कर सकते हैं 86 के अंदर, लेकिन कभी इस प्रोविजन का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 87 में स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। स्पेशल प्रोविजंस यानी स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जहां पे प्रेसिडेंट को एड्रेस, 2 इंस्टांसेस में प्रेसिडेंट को एड्रेस करना है। पहला है कि फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, एंड दूसरा फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच ईयर। देख लेंगे आप, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच ईयर। बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लास्ट हमारा आर्टिकल है ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ एमपी। हम सीधा देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ओथ के बारे में। आर्टिकल 99 एंड आर्टिकल 104, ये 2 हमारे लिए रिलेवेंट प्रोविज़न है। मैं नहीं चाहती कि आप हर को हाईलाइट करें, हर सारे आर्टिकल्स याद करें, बट मेरा काम है यहाँ पर हाईलाइट करना ताकि आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए। आर्टिकल 99 के अंदर ये कहा गया है कि जो एमपीज़ का ओथ है दैट शुड बी सब्सक्राइब बिफोर प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, और ओथ का जो फॉर्म है कौन से शेड्यूल में है? 3rd शेड्यूल में है। अब ये तो हो गया 4th, जो आर्टिकल 104 है ये कि अगर आप और आपने बिना ओथ लिए ही हाउस के प्रोसीडिंग्स में हाउस में बैठना स्टार्ट कर पेनल्टी प्रोविजन। हमने पढ़ा है कि कोई भी मेंबर जो है
कोई भी मेंबर, एनी इंडिविजुअल कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, ये हम जानते हैं। तो इस केस में एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे कोई मिनिस्टर बन रहा है बट वो इलेक्टेड नहीं है, बट मिनिस्टर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर ही और शी विल सिट इन द पार्लियामेंट। तो ही और इस केस में ही और सी कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, लेकिन उसके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। ये सवाल बढ़िया है, ये बन सकता है, आप इसको एक मिनट याद रखेंगे कि इंडिविजुअल बिना मिनिस्टर बने, सॉरी बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, बिकॉज वी हैव फ्यूजन ऑफ पावर्स, हमारे पास डुअल मेंबरशिप है and both are interdependent, legislature and executive, right? But that person who is not member of parliament but has become minister can sit in the parliament but cannot vote. आप याद रखेंगे, ओके? और ओथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो इंग्लिश में, जो 20 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी, एंड टोटल 23 लैंग्वेजेस में ओथ जो है वो सब्सक्राइब किया जा सकता है। इसमें इंग्लिश है एंड 22 अदर शेड्यूल लैंग्वेज है। याद रखेंगे आप, ये 22 और 23 में कंफ्यूज हो सकते हैं, इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज याद रखेंगे आप, ये होपफुली ये क्लियर है। सो आप रिवाइज करते रहिए, प्लीज फोकस ऑन बेसिक्स। बेसिक्स आर द बेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, और बाकी सारी चीज़ें ना वो ऊपर की शोबाजी है, तो उससे नहीं, उससे घबराना नहीं है। और देखिए सबके अपने अपने ओपिनियन है, शायद आपको मेरी ओपिनियन भी सही नहीं लगे तो आप डोंट लिसन टू मी, ओके? अगर आपको लगता है कि नहीं सी इज जस्ट स्पीटिंग एनीथिंग, तो आप मत सुनिए, राइट? आप अगर आप सुन भी रहे हैं तो मानने की आवश्यकता नहीं है। सो अगर रीजनेबल माइंड, अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिस पर्सन इज रीजनेबली साउंड और एक साउंड ओपिनियन दे रहा है, साउंड सजेशन दे रहा है, देन ओनली गो, क्योंकि द टाइम इज वेरी क्रूशियल। अभी सबसे ज़्यादा ये जो समय है ना, ये वो गाना है कि फिर ना ऐसी रात आएगी, ये समय शायद वापस ना आए, ये अटेम्प्ट मिले ना मिले। बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा ये, जिनके पास अटेम्प्ट है मैं उनको याद दिला दूं कि बहुत लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। शायद उनके पास अटेम्प्ट नहीं होंगे, बट अब उनके पास वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज, वो मेंटल स्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें होंगी। शायद वो विश कर रहे होंगे कि ओ माय गॉड शायद मुझे एक अटेम्प्ट मिल जाए। तो आपके पास जो फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर जो भी जितने भी अटेम्प्ट, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये टाइम बहुत क्रूशियल है, और अगर इस प्रोसेस में है तो गिव योर बेस्ट, है ना? प्लीज़ गिव योर बेस्ट। और हम जल्दी ही बाकी सारे क्लासेस लेके आते रहेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।